Hello, my dear friends. I'm Priyansha Khandelwal and I welcome you all on Definitely Positive. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट जो रिसेंटली यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में पास हुआ है और यूएस का जो सेनेट है जो अपर हाउस है उसमें अभी पास होना पेंडिंग है। तो हम इस बिल के बारे में डिस्कस करेंगे और इस बिल से जो इंडियन इकोनॉमी और जो वर्ल्ड इकोनॉमी है उस पे क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे उनको भी डिस्कस करेंगे। इस बिल के क्या सोशल इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज है उनको भी देखेंगे। और जो आप देख सकते हैं अभी इलॉन मस्क और जो ट्रम्प है डोनाल्ड ट्रम्प यूएस के प्रेसिडेंट उनके बीच में काफी इसको लेके टसल चल रही है तो उसके बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट बेसिकली है क्या? तो सबसे पहले तो ये जो है अभी रिसेंटली पास हुआ है यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में। ओके। और अभी ये पेंडिंग है यूएस सेनेट में। अब सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को आप कंपेयर कर सकते हैं इंडियन जो पार्लियामेंट है उसकी जो राज्यसभा और लोकसभा है। तो आप राज्यसभा से तो यूएस सेनेट को कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि वो उसका अपर हाउस रहता है। और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उसको आप लोकसभा से कंपेयर कर सकते हैं। अब जो सेनेट है जैसे कि इंडिया में राज्यसभा है उसके पास में कंपैरेटिवली लोकसभा के कंपेयर में थोड़ी कम पावर रहती है पर यूएस सेनेट में ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट पावर रहती है। और जो स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन है सेनेट में वो भी इक्वल रहता है जैसे कि हर जो स्टेट है उनसे दो दो रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं। जबकि इंडिया में राज्यसभा में क्या रहता है कि जिन स्टेट्स की पॉपुलेशन ज्यादा है फॉर एग्जांपल यूपी की पॉपुलेशन ज्यादा है तो वहां से ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव चुन के जाते हैं। ओके, ये एक थोड़ा सा ब्रीफ हो गया जिससे कि आपको एक ओवरव्यू दे दिया मैंने कि क्या सेनेट रहता है और क्या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव रहता है। ओके। अब क्या है इस बिल के बारे में हम देखते हैं। तो इसमें क्या हुआ है इस बिल को बेसिकली पास जो किया है उसका इनका मेन पर्पस यही था कि जो डेट सीलिंग है क्या रहता है कि हर गवर्नमेंट के पास में हर गवर्नमेंट पे एक डेट सीलिंग रहती है कि आप कितना स्पेंड कर सकते हो या कितना आप बोरो कर सकते हो एक्सटर्नल रिसोर्सेज से। ओके। क्योंकि उसके बाद में अगर आप बोरो करते हो तो उसके ऊपर एक सीलिंग एक लिमिट लगा दी जाती है तो वही केस यूएस में भी है। तो इस बिल को पास करने के पीछे यही है कि एक तो डेट सीलिंग को ये बढ़ाना चाहेंगे। मतलब इसमें इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो क्या हो सकते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। और जो वेलफेयर है उसमें भी ड्रास्टिकली वो कट करने वाले हैं। और जो बॉर्डर सिक्योरिटी जो है मतलब यूएस में क्या रहता है कि अगर आप उसकी बॉर्डर को देखोगे जैसे मैं आपको बताती हूँ यूएस का जैसे ये मैप हो गया है ना। तो इसमें यहाँ पे क्या रहता है मैक्सिको है। ओके। तो मैक्सिको क्या है एक डेवलपिंग कंट्री है। तो मैक्सिको और यूएस की जो बॉर्डर है उससे काफी जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं वो काफी यूएस में जाते हैं। तो उसको रोकने के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी पे भी वो जो स्पेंड है मतलब उसकी जो बॉर्डर सिक्योरिटी के ऊपर जो भी स्पेंडिंग होने वाली है वो भी वो इस बिल के थ्रू बढ़ाएंगे। ओके। तो ये इसके बारे में था एक मैंने आपको ब्रीफ ओवरव्यू दे दिया। वैसे ये बिल काफी बड़ा है पर इंडिया के मतलब हमारे जो एग्जाम के प्रोस्पेक्ट में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है हम बस उन्हीं चीजों को बेसिकली डिस्कस करने वाला है। ओके। तो जो इसको अभी रिसेंटली जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने उनका जो ये हम कह सकते हैं जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एजेंडा है उसके हिसाब से इसको पास किया गया है। जैसे जब भी कोई गवर्नमेंट चुन के आती है जैसे इंडिया में भी क्या होता है जैसे मोदी जी जब चुनाव जीते थे तो उस टाइम पे ये था कि उनका एक एजेंडा रहता है कि किस बेसिस पे उनको मतलब किस बेसिस पे उनको हम वोट दे रहे हैं। ओके। मतलब उनके कुछ एस्पिरेशंस होते हैं पीपल के जो एस्पिरेशंस होते हैं उनको उनको फुलफिल करना होता है। तो वैसे ही यूएस में भी जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने भी उनके भी कुछ पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एजेंडास थे उनको फुलफिल करने के हिसाब से इस बिल को पास किया गया है। ओके। अब इट एम्स टू एक्सटेंड टैक्स कट्स। टैक्स कट अभी किस पे करने वाले हैं जो उनके जो एक्स्ट्रा वेगेंट जो हम कह सकते हैं जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट हो गई या फिर जो गवर्नमेंट की जो एक्स्ट्रा कॉस्ट हो गई उसको ये कट करने वाले हैं। उसके साथ ही जो टैक्स कट है वो भी करने वाले हैं। जैसे टैक्स कट से क्या रहता है ना कि जो इन्वेस्टमेंट है वो इम्प्रूव होता है। इंडियन गवर्नमेंट भी टैक्स कट्स वाले मेजर रहती है जैसे इंडिया में कॉर्पोरेट टैक्स को कट किया गया था जिससे कि इन्वेस्टमेंट और इम्प्रूव हो।
तो वैसे ही वहां पे भी टैक्स कट वाले मेजर लिए हैं। इंक्रीजिंग डिफेंस स्पेंडिंग, डिफेंस जो फंडिंग है वो ये इंक्रीज करेंगे। और रिड्यूस वेलफेयर एक्सपेंडिचर। अब क्या होता है, जैसे इंडिया में भी वेलफेयर एक्सपेंडिचर किया जाता है, जैसे कि जैसे आयुष्मान भारत जो है इंश्योरेंस स्कीम हो गई, है ना, तो उससे हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है, तो ये एक वेलफेयर स्कीम हो गई, एक एमजी नरेगा हो गई, और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट हो गया। तो वैसे ही यूएस में भी बहुत सारे जो एक कह सकते हैं हम कि जो वेलफेयर स्पेंडिंग है वो की जाती है, जैसे कि मेडिकेड हो गया, हेल्थ केयर फॉर पुअर, और सप्लीमेंटल न्यूट्रिशन असिस्टेंस प्रोग्राम हो गया। तो इस प्रकार से यूएस में भी ये हेल्थ केयर प्रोग्राम्स और न्यूट्रिशनल जो सिक्योरिटी है उसको सेफगार्ड करने के लिए कुछ प्रोग्राम्स किए जाते हैं। तो उनमें क्या करने वाले हैं, ये कट करने वाले हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो अगर वो कहीं पे स्पेंडिंग बढ़ा रहे हैं, अगर वो डिफेंस में स्पेंडिंग बढ़ा रहे हैं या बॉर्डर सिक्योरिटी में स्पेंड कर रहे हैं, उसमें अगर उनका इकोनॉमिक रिसोर्सेज अगर यूटिलाइज होंगे तो कहीं ना कहीं से उनको उन रिसोर्सेज को कट करना पड़ेगा। तो वो क्या कर रहे हैं, वेलफेयर स्पेंडिंग है उसको डिक्रीज कर रहे हैं। तो अब इसके क्या क्या इम्प्लीकेशंस होंगे उनको भी हम डिस्कस करेंगे। ओके। एंड रेज द डेट सीलिंग। अब डेट सीलिंग अगर ये बढ़ाते हैं तो इंडियन इकोनॉमी पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा उसको भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब जब यूएस फेडरल जो रिजर्व है या जो यूएस फेडरल है वो जब जब अपनी इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करता है तो इंडिया के एफडीआई पे और इंडियन जो इन्वेस्टमेंट है उस पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो उसको भी हम देखते हैं कि उस पर कैसे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, अपनी इकोनॉमी को कैसे स्ट्रॉन्ग या कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं, उन चीज़ों को भी हम देखते हैं। तो इसके सबसे पहले हम देखते हैं की फीचर्स क्या हैं। तो इसके 5 की फीचर्स है बेसिकली। फर्स्ट जैसे हो गया टैक्स रिफॉर्म्स, जैसे कि अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो ये टैक्स कट वो लेने वाले, तो ये बेसिकली काइंड ऑफ रिफॉर्म है। जैसे इंडिया में कॉर्पोरेशन टैक्स को कम किया था वैसे ये भी टैक्स रिफॉर्म ले रहे हैं। ओके। मेक्स 2017 टैक्स कट परमानेंट। तो ये वहां का कोई 2017 में कुछ टैक्स कट लिया होगा तो उसको ये क्या करने वाले हैं, परमानेंट। उससे पहले वो टेम्परेरी मेजर था, अब उसे परमानेंट किया जा रहा है। ओके। ओरिजिनली सेट टू एक्सपायर, अभी एक्सपायर होने वाला था क्योंकि ये टेम्परेरी मेजर था, तो अब ये क्या कर रहे हैं, उसको परमानेंट कर रहे हैं। ओके। इंट्रोड्यूसेस न्यू टैक्स रिडक्शंस, जैसे ऑन ओवर टाइम पे, टिप्स इनकम, सोशल सिक्योरिटी इनकम्स। तो ये मतलब टैक्स रिडक्शन मेजर कैसे ले रहे हैं उन मेजर्स के बारे में इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट, बस एक थोड़ा एक ब्रीफ ओवरव्यू दिया है मैंने आपको। रेज स्टेट एंड लोकल टैक्स डिडक्शन लिमिट्स। तो जैसे डिडक्शन लिमिट्स होती है, जैसे इंडिया में भी इनकम टैक्स की डिडक्शन लिमिट्स होती है, तो वैसे ही वहां पे भी जो स्टेट एंड लोकल टैक्स है उसकी भी डिडक्शन लिमिट को उन्होंने बढ़ाया है। ओके। तो ये हो गए टैक्स रिफॉर्म। नेक्स्ट क्या है, स्पेंडिंग कट्स। जैसे मैंने आपको बताया अभी वेलफेयर जो मेजर जो पहले ले रहे थे उसमें कुछ ये जो पहले स्पेंड कर रहे थे उसको रिड्यूस कर रहे हैं। ओके। जैसे मेडिकेड हो गया जो वहां पे हेल्थ केयर फॉर पुअर है उसमें रिड्यूस, उसका जो कह सकते हैं उसमें एक कटौती होगी। ओके। और सप्लीमेंटल न्यूट्रिशन असिस्टेंस प्रोग्राम है जैसे फूड एड, वो भी रिड्यूस करेंगे। ओके। फिर स्ट्रिक्टर वर्क रिक्वायरमेंट फॉर वेलफेयर बेनिफिशियरीज, जो जैसे कि इंडिया में क्या होता है, जैसे एमजी नरेगा है तो उसमें क्या होता है कि एक वर्क रिक्वायरमेंट भी इंश्योर होती है कि आपको इतना काम करना पड़ेगा, जैसे 100 डेज हो गया या 120 डेज हो गया, जितना भी स्टेट के हिसाब से भी थोड़ा इसमें वेरी करता है। तो अब उसमें जो वर्क रिक्वायरमेंट है उनको स्ट्रिक्ट कर दिया। जैसे इंडिया में एमजी नरेगा है वैसे ही वहां पे जो प्रोग्राम चलता था इसमें वर्क रिक्वायरमेंट रहती थी उसको उन्होंने और उसके जो मेजर्स है उनको स्ट्रिक्ट कर दिया। ओके। इंक्रीज्ड स्पेंडिंग। अब जो स्पेंडिंग है डिफेंस स्पेंडिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि वो अब ये बढ़ाने वाले हैं, तो कितना बढ़ा रहे हैं, $158 बिलियन। ओके। तो बहुत ह्यूज अमाउंट है जो ये बढ़ाने वाले हैं अपने डिफेंस स्पेंडिंग में। जैसे आपको पता होगा कि यूएस की जो इकोनॉमी है उसमें जो डिफेंस का पोर्शन है वो काफी ज्यादा है। यूएस डिफेंस एक्सपोर्ट भी बहुत ज्यादा करता है, इंडिया भी यूएस से इंपोर्ट करता है डिफेंस आइटम्स को। तो अब ये और अपनी जो डिफेंस स्पेंडिंग है उसको इंक्रीज करेगा। फिर बॉर्डर सिक्योरिटी फंडिंग, जैसे मैंने आपको बताया ये मैक्सिको से जैसे बहुत इनफिल्ट्रेशन होता है और जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं वो भी काफ़ी आते रहते हैं। तो उसको रोकने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फंडिंग है उसको $170 बिलियन से इंक्रीज किया जाएगा। ओके। फिर डेट सीलिंग हाइक। अब डेट सीलिंग हाइक से क्या होगा ना कि इसमें क्या कहा है कि यूएस जो है अपनी बोरोइंग लिमिट को $5 ट्रिलियन तक बढ़ाने वाला है, मतलब इट इज अ ह्यूज अमाउंट। तो जब $5 ट्रिलियन तक जब यूएस है अपनी जो स्पेंडिंग लिमिट को बढ़ाएगा तो उससे क्या होगा कि
जो यूएस जो इकोनॉमी है, वहाँ की जो इकोनॉमी है, उनके पास में मतलब कह सकते हैं हम कि जो गवर्नमेंट है वो ज्यादा स्पेंड करेगी तो ज्यादा बोरो करेगी। ठीक है, तो अब वो बोरो कहाँ से करेगी? मार्केट से। तो जब वो मार्केट से बोरो करेगी तो उस टाइम पे क्या होगा कि जो इंटरेस्ट रेट है, जो यूएस फेडरल रिजर्व है, उसके जो इंटरेस्ट रेट है ओवरऑल हम इकोनॉमी की बात करें तो वो रेट राइज होंगे। ओके, तो अगर इंटरेस्ट रेट यूएस फेडरल रिजर्व के राइज होते हैं तो जो डॉलर है और इंडियन रुपी है, अगर हम इन दोनों चीजों को कंपेयर करें तो जो रुपी है उसके कंपेयर में जो डॉलर है उसकी कीमत और बढ़ जाएगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इंडिया का जो एफडीआई है वो मोस्ट प्रोबेबली जो जैसे एफडीआई कौन होते हैं? जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। ओके, तो वो इन्वेस्टमेंट इससे कहीं ना कहीं नेगेटिवली अफेक्ट हो सकता है, क्योंकि अगर वहां के इंटरेस्ट रेट राइज होंगे तो डॉलर में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। तो जो एफडीआई में पहले इन्वेस्टमेंट हो रहा था वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट कम होके जो यूएस का जो मार्केट है उसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज हो सकता है। तो इससे रुपी पे नेगेटिवली मतलब इससे रुपी पे नेगेटिव इम्पैक्ट कहीं ना कहीं पड़ सकता है। ओके, फिर ये जो गवर्नमेंट का डिफॉल्ट है, जो यूएस गवर्नमेंट डिफॉल्ट है, उसको भी प्रिवेंट करेगा। ठीक है, और वेस्ट एंड फ्रॉड रिडक्शन, जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में ही कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो वेस्ट और जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्या कह सकते हैं एक्स्ट्रावेगेंट जो एक्सपेंसेस हो रहे थे वो कुछ हद तक कम हो जाएंगे। ओके, और जो इट विल कंट्रोल फ्रॉड अब्यूज एंड इनएफिशिएंसीज इन फेडरल एक्सपेंडिचर। ओके, तो ये हो गई हमारी क्या क्या इसमें मेजर लेने वाले हैं उसके कुछ की फीचर्स हो गए। ऐसे इसमें बहुत सारे मेजर लिए जा रहे हैं, मतलब इट इज लाइक 1000 पेज का एक पूरा डॉक्यूमेंट है। और अभी ये जैसे अभी ये एक हम कह सकते हैं एक इनिशियल स्टेज में है। इस एक हाउस से इसको पास कर लिया गया है पर अभी सेनेट से पास नहीं किया गया है, तो हम ये कह सकते हैं फाइनल नहीं है। पर फिर भी इसके कुछ पोटेंशियल इम्प्लीकेशंस हमें इंडियन मार्केट और ग्लोबल इकोनॉमी पे भी देखने को मिल सकते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट क्या है इसमें? इसके क्या इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस है? तो फिजिकल डेफिसिट मैंने आपको बता दिया कि वहां का अगर जो फेडरल डेट है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि वैसे वो हम कह सकते हैं वेलफेयर में स्पेंडिंग यूएस जो है वो रिड्यूस कर रहा है, पर डिफेंस स्पेंडिंग काफी ज्यादा बढ़ रही है और बोरोइंग लिमिट भी बढ़ रही है। तो इससे ओवरऑल क्या होगा, जो फिजिकल डेफिसिट है वो भी राइज होगा। ओके, तो डॉलर 3.3 ट्रिलियन तक यूएस फेडरल डेट राइज होगा, ऐसा एस्टिमेशन है जो वहां की एजेंसी है सीबीओ, उनका ऐसा एस्टिमेट है। 10 साल के अंदर कितना राइज हो जाएगा? $3.3 ट्रिलियन तक। और कॉस्ट पुश डेट टू जीडीपी रेशियो टू 200% विद इन अ डेकेड, मतलब डेट टू जीडीपी रेशियो है वो भी बहुत ज्यादा राइज हो जाएगा। तो ये इट इज नॉट अ गुड थिंग, मतलब किसी भी इकोनॉमी के लिए अच्छी बात नहीं है कि डेट टू जीडीपी रेशियो इतना ज्यादा राइज हो, और वो भी विद इन अ डेकेड इतना ज्यादा राइज होगा। तो लेट्स सी, देखते हैं इसमें और क्या क्या हमें चीजें देखने को मिलती है। फिर जो क्रेडिट रेटिंग है वो भी डाउनग्रेड होगी, क्योंकि किसी भी इकोनॉमी अगर कोई इकोनॉमी बहुत ज्यादा बोरो कर रही है तो उसकी क्रेडिट रेटिंग पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो यूएस की जो क्रेडिट रेटिंग है, इट इट माइट डाउनग्रेड द क्रेडिट रेटिंग्स ऑफ यूएस गवर्नमेंट रेटिंग्स। ओके, फिर बॉन्ड यील्ड है वो इंक्रीज होंगे, इन बोरिंग कॉस्ट फॉर गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स वो भी राइज होगी। क्योंकि अगर गवर्नमेंट फॉर एग्जांपल क्या होता है कि ये कुछ फंड है ना, जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे जैसे 100 रुपीज का कुछ फंड है। अब इसमें से मेजर पोर्शन अगर गवर्नमेंट ले लेगी तो जो नॉर्मल पब्लिक और जैसे जो बिजनेसेस हो गए उनके लिए तो लिमिटेड अमाउंट ही रहेगा, है ना। तो अगर गवर्नमेंट मेजर पोर्शन ले लेगी और लोगों को भी पैसा चाहिए बिजनेस करने के लिए और अपनी कुछ नीड्स के लिए, तो इस वजह से जो इंटरेस्ट रेट है वो राइज होगा। ये मैंने पहले भी आपको बताया कि इंटरेस्ट रेट राइज होगा क्योंकि तो जो एफडीआई है वो भी नेगेटिवली इम्पैक्ट होगा, और जो यूएस ये जो कॉमन सिटीजन है और जो बिजनेस पर्सन है उनके लिए भी इस इसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा क्योंकि इंटरेस्ट रेट राइज होगी। ओके, और इनकम इनक्वालिटी भी देखने को मिलेगी क्योंकि वेलफेयर स्पेंडिंग रिड्यूस हो रही है। ओवरऑल हम देखें तो इससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, यूएस में भी इन्फ्लेशन बढ़ेगा, पर जो वेलफेयर मेजर्स हैं वो रिड्यूस हुए हैं।
ठीक, तो इससे क्या होगा, इनकम इनइक्वालिटी भी देखने को मिलेगी। और जो वेल्दी हाउस होल्ड है उनको तो ये बेनिफिट देगा, और जो पुअर है उनको नेगेटिवली अफेक्ट करने वाला है। जैसे ये जो सीबीओ, जो उनका ऑफिस है, कॉन्ग्रेशनल बजट ऑफिस, उसने क्या प्रिडिक्ट किया है कि लोएस्ट इनकम के जो पीपल है उनके तो रिसोर्स रिड्यूस होंगे बाय 2% एंड 4% बाय 2033, और हाईएस्ट इनकम है उनको 4% और 2% तक गेन होगा फर्दर। ओके, और इसके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस क्या होंगे? अब जैसे वहां पे पार्टी है, जैसे रिपब्लिकन पार्टी, वो क्या कह रहे हैं कि इससे ट्रम्प की जो पॉलिसी है, ट्रम्प का जो एजेंडा था, वो तो कंसोलिडेट होंगे, पर इट विल फोर्स डेमोक्रेटिक अपोजिशन। डेमोक्रेटिक अपोजिशन क्यों? क्योंकि डेमोक्रेटिक अपोजिशन है वो बेसिकली क्या देखता है, वो जो वेलफेयर मेजर्स है, और उनको वो वाली पार्टी वेलफेयर ओरिएंटेड है। ओके, तो इट विल बी अ टैक्स ब्रेक फॉर द रिच एंड डीप कट्स टू वेलफेयर प्रोग्राम, इसीलिए डेमोक्रेटिक जो पार्टी है वो इसको अपोज कर रही है। लेजिस्लेटिव प्रोसेस क्या है? इट रिक्वायर्स अप्रूवल ऑफ बोथ हाउसेस। जैसे मैंने बताया, इंडिया में क्या है कि जैसे मनी बिल हो गया, तो मनी बिल में क्या होता है, लोकसभा का एक अपर हैंड होता है। पर यूएस में क्या है, जनरली जितने भी बिल हैं उन सब में यूएस सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इनका इक्वल रोल होता है। तो इसका यही रहेगा कि इट रिक्वायर्स अप्रूवल ऑफ बोथ हाउसेस। ओके, फिर पॉसिबल नेगोशिएशन, अमेंडमेंट्स एंड रिकंसिलेशन बिफोर फाइनल प्रेसिडेंशियल एसेंट। तो इसके लिए, इससे पहले इसमें बहुत नेगोशिएशन होंगे, अभी डिबेट्स होगी, काफी चीजें होगी, उसके बाद में इसमें फाइनल अप्रूवल मिलने वाला है। तो यही इसके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस थे। हमने इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस देख लिए, पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस देख लिए, इसके क्या मेजर्स हैं, की मेजर्स, उनको भी देख लिया। ओके, और ग्लोबल इकोनॉमिक रेलेवेंस भी मैंने लगभग आपसे डिस्कस कर ही लिया है कि डॉलर हेजीमनी इससे राइज होगी, क्योंकि यूएस डेट सीलिंग क्राइसिस होगा, तो जो डॉलर हेजीमनी है वो कहीं ना कहीं इससे राइज होगी। तो ओवरऑल इसको हमने लगभग पूरा डिस्कस कर लिया है। और इसको अगर मैं कंक्लूड करूं तो इसमें यही है कि ये 940 पेज का लेजिस्लेशन है, एंड डोमेस्टिक इनकम इनइक्वालिटी इससे कहीं ना कहीं राइज होगी, और वेलफेयर सिस्टम है वो कहीं ना कहीं इससे नेगेटिवली अफेक्ट होगा। ओके, तो इसी के साथ हम ये वाला लेक्चर जो हमारा ये है, वन बिग ब्यूटीफुल बिल, इसको कंप्लीट करते हैं, और इसमें और कोई फर्दर एडवांसमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं तो आई विल अपडेट यू फर्दर। सो do consider subscribing the channel, and we will meet in the next lecture. Thank you.